अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 16। चले बैठे। इससे पहले कि वो लौट आए, तनाउश ने शरारती लहजे में कहा और कबीरदादा फ़ौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खाना खा लिया था। इसके कार मोड़ते ही वो खिसक कर करीब हुई और उसके कंधे पर सर टेक दिया। इसकी खुशबू से कार के अंदरूनी फ़िज़ा महक उठी थी। कबीरदादा खोए खोए लहजे में बोला, हाँ हाँ खा लिया था। एक लम्हा खामोश रहकर वो यकीन से बोली, मैं जानती हूँ आपने नहीं खाया। इसने बेसाख्ता पूछा, तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझसे भी नहीं खाया गया। वो अपनी वारफ्तगी और चाहत पहले भी नहीं छुपाती थी और अब भी बेबाकी से इजहार कर रही थी। मुश्किल तो कबीरदादा को पेश आ रही थी, जिसका रवा रवा इसका मतलाशी होने के बावजूद वो इजहार नहीं कर पा रहा था। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम घर जाकर राहत खाला से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी खाना खाना है, वो भी किसी होटल में। इस वक्त उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइया 2 का हिंदसा अबूर कर गई थी। वो हठधर्मी से बोली, हाँ अभी और इसी वक्त किसी होटल में खाना खाकर मुझे साहिल समंदर पर ले जाना। मैं चांद की रोशनी में आपके साथ घूमूंगी। पागल हुई हो? ले जाना है कि नहीं? उसने लाड़ भरी नाराज़ी से पूछा और कबीरदादा ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कार साहिल की जानिब मोड़ दी। किसी होटल में वो इसे खाना भी खिला सकता था। रात के इस वक्त भी सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक रवा थी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े होटल की पार्किंग में कार रोक रहा था। होटल के हॉल में इस वक्त भी काफ़ी ग्राहक नज़र आ रहे थे। कोने की एक मेज़ का इंतखाब करके उसने नशिस्त संभालते हुए मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? वो शौकी से बोली, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सके। मस्तियाँ ना करो, ये ख्वाबगाह नहीं, होटल का हॉल है। तनाउश ने मुंह बसोरा, वहाँ कौन सा आप मुझे गले लगाकर खाना खिलाते हैं? कबीरदादा के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। नाशुक्री कहीं की। वो कहा लगाकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ ना, क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो, मगर इसके बाद आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे। और कबीरदादा सर हिलाकर अपनी मर्जी का खाना मंगवाने लगा। तनाउश के साथ चंद लम्हे बिताते ही उसे भी सख्त किस्म की भूख का एहसास हो रहा था। बैरे के खाना लाने तक वो इससे दिन की कारगुजारी सुनने लगी। सोया रहा हूँ सारा दिन, कोई काम ही नहीं था। कंधे उचकाते हुए उसने एक और झूठ बोला, अब मुझे जलाइए तो ना। तनाउश ने मुंह बसोरा और कबीरदादा खिलखिला पड़ा। इसमें जलने की कौन सी बात है भला? बस मैं आपसे नहीं बोलती। मसनूई अंदाज में मुंह फुलाते हुए वो हाथों के प्याले में अपना मनमोहना चेहरा रखकर कबीरदादा को घूरने लगी। कबीरदादा की हालत गैर होने लगी थी। उसका जी चाहा सबसे बेनियाज होकर उसे अपनी बाहों में भर ले। वो इतनी ही मासूम, भोली भाली और प्यारी लग रही थी। उसी वक्त बैरा खाने की ट्रे उठाए नमूदार हुआ। इतना ज़्यादा खाना मैं कैसे खाऊंगी? बैरे को मेज़ पर बर्तन सजाते देखकर वो हैरत ज़दा हो गई। चलो मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। कबीरदादा ने उसे तसल्ली दी और फिर उसे खूब डटकर खाते देखकर वो मानी खैज लहजे में बड़बड़ाई, झूठा। ये झूठा किसे कहा? कबीरदादा ने उसे घूरा। वो खिलखिलाई, झूठे को कितना मना करता हूँ कि बदतमीज़ी ना किया करो। वो शरारत से बोली, ये बदतमीज़ी नहीं है कबीर जी, इजहारे हकीकत है। बदतमीज़? इस मर्तबा कबीरदादा ने आइसक्रीम का अधखाया प्याला अपने सामने से हटा दिया। आइसक्रीम खाना छोड़ा तो कसम से इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूंगी कि पूरा होटल जमा हो जाएगा। वो फ़ौरन धमकी पर उतर आई थी। उसने दोबारा प्याला करीब करते हुए कहा, फिर बकवास क्यों करती हो? करूंगी बकवास, कहूंगी कबीर 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 कबीर। आप मुझे रोक कर दिखाएं, एक थप्पड़ से सारी शोखी हवा हो जाएगी। अब तो अकेले में कह रही हूँ, थप्पड़ मारा तो सबके सामने भी कहूंगी। क्या? वो बेसाख्ता बोली। कबीर। और कबीरदादा हंस पड़ा था। उसे हंसते देखकर एकदम वो शर्मा गई थी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? अच्छा, मजाक उड़ाने वाला भी मैं हो गया? अच्छा, अब सारा कप खुद ही तो खाली ना करे ना। इसके सामने बड़ा कप उठाकर तनाउश ने अपने कप में बची हुई थोड़ी सी आइसक्रीम इसके सामने रख दी। और मंगवा लूँ? इसे यूँ शौक़ से आइसक्रीम खाता देखकर कबीरदादा ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, अब चलते हैं। अपना कप खाली करते हुए वो उठ खड़ी हुई। कबीरदादा ने बैरे को इशारा करके बिल मंगवाया। बिल के मंदरजात पर एक नज़र डालकर इसने जेब से एक बड़ा नोट निकाला। बाकी तुम रख लेना, कहकर वो तनाविश को साथ लिए चल पड़ा। शुक्रिया सर। बैरे की ममनूनियत भरी आवाज़ पर इसने सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया था।
जब गर्लफ्रेंड साथ होती है तो लड़के बड़ी बड़ी बख्शिश क्यों देते हैं? इसके शौक बात ने एक बार फिर कबीर दादा के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं आप। उसने मुंह बसोरा। ये महबूबा और दोस्त कब से बन गई हो? वो कार के नज़दीक पहुंच गए थे जब कबीर ने ये पूछा। क्या नहीं हूँ? कबीर दादा का हाथ पकड़कर उसने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कार पार्किंग में जलती रोशनी इसके रोशन चेहरे को जगमगा रही थी। काली सियाह आंखें कबीर दादा पर जादू करने लगी। वो बेखुद होने लगा था। वो 2-3 लम्हे यूं ही इसकी आंखों में देखने के बाद कबीर दादा के मुंह से फंसे फंसे अल्फाज बरामद हुए। हो ना हो बिल्कुल हो। एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों पर जाहिर हुई और वो मधुर लहजे में बोली, कबीर। कबीर दादा मुकम्मल हफ्ता हिप्नोटाइज हो चुका था। बेसाख्ता बोला, जी। ना जाने इसकी आंखों में कितनी चाहत उमड़ आई थी। तनाउश ने फौरन शर्मा कर आंखें झुका ली। चले? एकदम झरझरी लेते हुए कबीर दादा ने खुद को इस मंजर के शहर से निकाला और कार के दरवाज़ा तनाउश के लिए खोल दिया। बैठो। वो नाज भरे अंदाज में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करके कबीर दादा घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और कार आगे बढ़ा दिया। साहिल पर जाएंगे? उसने फौरन याद दहानी कराई। कबीर दादा ने हंकारा भरा। कार में खामोशी छा गई थी। कबीर दादा अपनी बेखुद होती हालत पर खुफ्त सी महसूस कर रहा था। खामोशी को तनाउश की आवाज़ ने तोड़ा। वो पूछ रही थी, मेरा कबीर कहना आपको बुरा लगता है? अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो? कबीर दादा ने इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए खुद पर मसनूई संजीदगी तारी की। फिर मैं जानू, शहजादा, सरताज वगैरह कहकर पुकार लिया करूँगी। उसने भी अपना लहजा संजीदा ही रखा था, मगर इस अल्फाज से टपकती शरारत ने कबीर दादा को हंसा दिया। तुम लाइलाज हो। कार की फिजा तनाउश के कहकहे से गूंज उठी थी। बताया नहीं? उसने मुंह बनाया। कबीर ही ठीक है। इसके साथ ही इसकी आंखों में एक मंजर उभरा कि तनाउश उससे जानू, मेरे शहजादे कहकर मुखातिब कर रही है और ये सुनते हुए पाशा अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खुदकुशी कर रहा है। वो हठधर्मी से बोली, मेरा जो दिल चाहेगा वो कहूँगी, बदले में आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं मिस मुसीबत और दिमाग चूस के अलावा भी क्या कह सकता हूँ? और तनाविश इसकी बेबसी पर खिलखिला दी। साहिल पर इतने होटल खुले हैं, यहाँ भी तो खाना खाया जा सकता था। सड़क किनारे होटल्स देखते ही वो पूछने लगी। मकसद खाना खाना था ना? वो पूरा हो गया। वो कार को आगे ले गया। एक जगह पर इसने कार सड़क से कच्चे पर उतारी और एक मुनासिब जगह पार्क कर दी। नंगे पाँव चलेंगे? पाँव से चप्पल उतार कर वो बाहर निकल आई। सर पर लिया दुपट्टा उसने मफलर की तरह गले में लपेटा और इसके घने सियाह बाल काली घटा की तरह इसकी कमर तक बिखर गए। चांद की रोशनी में उसका हुस्न मजीद निखर आया था। कबीर दादा भी जूते उतार कर बाहर निकल आया। वो इसका हाथ पकड़कर पानी की तरफ बढ़ गई। पाँव से पानी टकराते ही उसने शलवार के पायचे ऊपर कर लिए थे। वो काफ़ी दूर आ गए थे। वहाँ दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी वजह से उसने सर और पिंडियों वगैरह से कपड़ा हटाने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। आप पहले भी कभी यहाँ आए हैं? वो कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा हुई। नहीं, इतना फारिग दिखाई देता हूँ। आज फारिग थे? इस सवाल का क्या मकसद? वो चिढ़ गया। वो लाड़ से बोली, आपसे ये मनवाना कि मैं आपको प्यारी लगती हूँ। वो इसकी तरफ मुड़ा। अगले ही लम्हे इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। हाँ, लगती हो प्यारी, बहुत ज़्यादा। और भी कुछ पूछना है तो एक बार ही पूछ लो। चांदनी में नहाए हुए तनाविश के सहरंगेज़ वजूद के सामने कबीर दादा ने हथियार डाल दिए थे। उसे अपना मकाम, हैसियत और शख्सियत सब कुछ भूल चुकी थी। बस याद रहा तो दिल का वावेला जो तनाविश का नाम जप रहा था। छोड़े ना, कोई आ जाएगा। एकदम वो शर्मा गई। इसकी शौक़ी और तेज़ी तरारी कहीं खो गई थी। उसे तंग करने के लिए शायद कबीर दादा मज़ीद भी पेशकदमी करता, मगर इसी वक्त वो रोशनी में नहा गए। कोई गाड़ी सड़क से उतरकर उसी तरफ आ रही थी। तनावुश तड़प कर इसकी आगोश से निकली। तेज़ रोशनी से बचने के लिए उन्होंने चेहरों के सामने हाथ पकड़ लिए थे। वो जो कोई भी था, बाकी काफ़ी बदतहजीब और अज्जड़ लग रहा था। आने वाली गाड़ी इनकी कार के साथ रुक गई। तेज़ रोशनी के बुझते ही उन्होंने आंखों के सामने पकड़े हाथ हटाए। रोशनी का असर ख़त्म होते ही उन्हें खुली छत का
हुलिया नजर आया और इसमें 4 आदमी सवार थे। नीचे उतरते वक्त वो बेहंगम कहकहे लगा रहे थे। तनाउश का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़क रहा था। हुलिया को अपनी जानिब रुख करते देखकर तनाउश फौरन गले में झूलता दुपट्टा सर पर लपेटकर छाती पर फैलाने लगी। अरे रोमानवी सीन तो खत्म हो गया है। हीरो साहब ने हीरोइन को अपने बाजुओं के घेरे से आज़ाद कर दिया है। एक वाहियात आवाज़ तनाउश के कानों में पड़ी और उसने फौरन कबीरदादा का हाथ पकड़ लिया, गोया इसका सहारा चाह रही हो। वो आवारा गर्दों की कोई टोली थी जो अकेले जोड़े को देखकर लूटने चले आए थे। ऐसे ग्रोह अकेले आदमियों को लूटने के साथ औरतों की इज्जत खराब करने में भी कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करते। डर गई हो? आने वालों से बेनियाज वो चाहत भरे लहजे में पूछ रहा था। कबीरदादा को ऐसे सड़क छापों से क्या खौफ हो सकता था जिसकी सारी जिंदगी ही ऐसे हालात का सामना करते गुजरी हो। वो निडर लहजे में बोली, नहीं, आपकी मौजूदगी में ज़रा भी डर नहीं लगता। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो इस बुलबुल को हमारे हवाले कर दो भाई। वो दूर ही से अपने अंदर की गलाजत का इजहार करते आ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सूरमा अपना ताकत का मुजाहरा करेगा? वो 4-5 कदम दूर थे जब कबीरदादा की इत्मीनान भरी आवाज़ उभरी। आगे वाले दोनों आदमी ठिठक कर रुके। इसके साथ ही उन्होंने गोया आंखें फाड़कर कबीरदादा की जानिब देखा। कबीरदादा? हकलाती और फंसी फंसी आवाज़ इनके हलक से बरामद हुई। अगले ही लम्हे दोनों का जिस्म रेशे वाले मरीज की तरह लरजना शुरू हो गया था। अकब में आने वालों के कानों में भी जब कबीरदादा की आवाज़ पड़ी, वो भी हक्का बक्का खड़े रह गए थे। इनकी आवाज़ सुनते ही वो और शक्ल देखते ही कबीरदादा इन्हें पहचान गया था। वो उसके अपने ही आदमी थे। तो तुम लोग रात को ये काम भी करते हो? इनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कबीरदादा फंकारा। माफ़ कर दे दादा। आगे वाले होठों पर ये अल्फाज थे। आगे वालों के होठों पर ये अल्फाज थे कि कबीरदादा का हाथ घूमा। चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसे रेत पर उछाल दिया था। उसने उठने की कोशिश नहीं की थी। अगले मिनट में बाकी तीनों भी भरपूर थप्पड़ खा कर इसके साथ लेटे नजर आ रहे थे। गलती हो गई दादा, माफ़ कर दे दादा। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे दादा। हर एक की ज़बान पर मुख्तलिफ अल्फाज रक्सा थे, मगर तमाम का मतलब माजरत करना ही था। करीब होकर कबीरदादा ने फुटबॉल को किक मारने के अंदाज में इन पर चंद ठोकरें बरसाई। वो अवहेला करते हुए लेटे रहे। उठने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। नवीद अड्डे इंचार्ज को कॉल करके यही बुला लो। इसकी आमद तक कान पकड़कर मुर्गा बने रहो। मैं ज़रा आगे तक जा रहा हूँ। वापसी पर इसे यहाँ मौजूद होना चाहिए और इसे कॉल भी मुर्गा बने करोगे। कबीरदादा की बात खत्म होते ही उन्होंने इस सरअत में मुर्गा बनते हुए कान पकड़े थे कि तनाउश खिलखिला पड़ी। नवीद नामी आदमी इसी हालत में कान पकड़े अपने अड्डे के इंचार्ज को कॉल करने लगा। कबीरदादा तनाउश को लेकर इनसे दूर हटने लगा। ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? हालांकि इतने प्यारे और नरम दिल हैं आप। वो इसका हाथ थामते हुए भोलेपन से पूछने लगी। वो मुस्कुराया। पागल, तुमने कबीरदादा का सिर्फ एक ही रूप देखा है। मैं अपने कबीर के सारे रूप देख चुकी हूँ, फिर भी डर नहीं लगता? वो मासूमियत से बोली। बहुत लगता है। फिर भी डर नहीं लगता? वो मासूमियत से बोली। बहुत लगता है। आपके दूर जाने का, बिछड़ने का, रूठने का, किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा होने का और मुझे धुतकार देने का डर हर वक्त मेरे दिल को लर्जाता रहता है। वो साफगोई से बोला। सही कहा। जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी यही कोशिश रही है। काश मैं इसमें कामयाब हो गया होता। अल्लाह पाक ना करे ऐसा हो। मर जाऊंगी और फिर रोते रहेंगे आप। इस धमकी से कबीरदादा पर मुनकशिफ हुआ कि शायद पाशा की कोशिशें बेकार जाएं। इतने खुलूस भरे लहजे में कोई झूठ बोल सकता है भला? इसकी आंखों में निग्गी की आमद के बाद तनाउश के चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात नमूदार हुए और इसे बगैर किसी शक व शुबे के यकीन हो गया कि वो ठीक कह रही है। इसके बावजूद वो उसे समझाने से बाज नहीं आया था। तुम किसी और से शादी करके घरेलू ज़िंदगी गुजार सकती हो, ऐसी शराफत भरी ज़िंदगी जिसकी तुम हकदार हो। एक शरीफ और बाकिरदार मर्द ही हर वो सुकून और इत्मीनान तुम्हारी ज़िंदगी में ले आएगा जिसकी तुम हकदार भी हो। मेरे साथ सिवाय ख्वारी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आइंदा ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार इस अंदाज में धमकी दी थी। क्या कहा?
कबीर दादा इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। वही जो आपने सुना, हंसकर कहते हुए वो भाग पड़ी। वो भी उसके बचपने में दिलचस्पी लेते हुए उसके पीछे भाग पड़ा। तनावुश की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, मगर वो जितनी भी तेज़ होती कबीर दादा का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी ही तनावुश को जा लिया था, मगर इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, हाय कहते हुए वो रेत पर लेट गई। क्या हुआ? कबीर दादा परेशान होकर उसके साथ बैठ गया। पाँव में मोच आ गई। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, टखने पर जोर देते हुए वो कर रही। दिखाओ मुझे। घुटने साहिल की गीली रेत पर टेकते हुए वो इसका टखना सहलाने लगा। तनाउश ने कराहते हुए इसके कंधे पर माथा रख दिया था। इसने कहा तो भागो। किसने कहा था भागो? इसने परेशानी भरे लहजे में उसे डांटा। अब गुस्सा तो ना करे ना, हाय दर्द हो रहा है। वो रूहानसी होने लगी। अच्छा ठीक हो जाएगा, रोते नहीं हैं। इसकी रोती आवाज़ सुनकर कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा था। वो मुंह बसोरते हुए कहने लगी, आप तो बस डांटा ही करते हैं। अच्छा नहीं डांटता। वो प्यार भरे अंदाज में उसे पुचकारने लगा। मैं नहीं बोलती आपसे, आपकी वजह से मेरे पाँव में मोच आई है। हाय अल्लाह जी, अब मैं कैसे चलूँगी? कुछ नहीं होता, और अब उठो, चल सकती हो या नहीं चेक करो। कबीर दादा ने उसे बाजू से पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। नहीं चल सकती। वो पाँव पर बिल्कुल जोर नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं। कबीर दादा ने इत्मीनान से उसे बाजुओं में भरकर ऊपर उठा लिया। एकदम खुश होते हुए उसने कबीर दादा के गले में बाहें डालकर सर उसकी छाती पर रख लिया। कबीर दादा को वो फूल की तरह हल्की लगी थी। कबीर दादा वापस चल पड़ा। क्या मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है? हाँ। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाया। गुलाब के फूल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वो इसकी हाँ सुनकर मुंह फुलाते हुए उससे नाराज़गी भरी नज़रों से घूरने लगी थी, मगर अगला फिक्रा सुनकर खुशी से खिल उठी। हाय अल्लाह जी, ये लड़का भी अकेली लड़की देखकर कैसे पटा रहा है। कबीर दादा तुर्की बतुर्की बोला, तुम मेरी बीवी हो मोहतरमा। वो कहाँ हार मानने वाली थी, फौरन बोली, इसीलिए तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बीवी पर क्यों ठरक झाड़ रहे हैं। कबीर दादा खिसियाते हुए बोला, मैं तुम्हें यूं ही तो दिमाग चूस नहीं कहता। वो मिस्र हुई। अच्छा बताइए ना, क्या सच में मेरा वज़न बहुत है? कह तो दिया है फूल की तरह हल्की लग रही हो, तो फिर पहले उठाते ना मुझे। मोच आने का बहाना तो ना करना पड़ता। क्या ये बहाना है? उसने रुकते हुए तनावुश को घूरा। उसने आंखें बंद करके नीचे वाले होठ ऊपर वाले होठ पर चढ़ाया और ऊपर नीचे सर हिला दिया। इस आलम में वो कबीर दादा को नन्ही बच्ची लग रही थी। दिल करता है नीचे फेंक दूँ। वो जल्दी से बोली, सचमुच चोट लग जाएगी और हर वक्त उठाकर फिरना पड़ेगा। अच्छा उतरो नीचे। कबीर दादा ने बादले ख्वास्ता उसे नीचे उतारा। वो हंसते हुए इसके साथ लगते हुए बोली, अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच लेते, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। कबीर दादा ने उसे चिढ़ाया। ठीक है, नहीं खिंचवाती। उसने दूर होने की कोशिश की, मगर कबीर दादा ने फ़ौरन एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब समेट लिया। मजाक कर रहा था दिमाग चूस। ये कहकर वो अपने कीमती मोबाइल फ़ोन से धड़ाधड़ इसकी तस्वीरें उतारने लगा। पहल तो वो मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवाती रही, फिर शरारती लहजे में बोली, अच्छा बस भी करे ना, इतनी ज़्यादा तस्वीरों की भी इजाज़त नहीं दी है। इजाज़त मांगी किसने है? कबीर दादा ने कहा, बस दोस्त जमाते रहना, ये नहीं कि छोटी सी बच्ची का ज़रा सा मान ही रख ले। अच्छा जी, नहीं खींचता, अब चलें। वो मोबाइल फ़ोन जेब में डालकर उससे साथ लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इन आदमियों के करीब पहुंच चुके थे। चारों आदमी मुर्गा ही बने हुए थे। एक पांचवा आदमी इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। यकीनन वो अड्डा इंचार्ज था। उसने वहां पहुंचने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाई थी। सनोबर, ये तमाम सुबह सूरज उभरने तक यूं ही कान पकड़े रहेंगे और तुम यहीं खड़े होकर इनकी निगरानी करोगे। अगर किसी ने भी कान छोड़े या तुमने बैठने की कोशिश की तो वर्षा को कफन दफन की हिदायत करना ना भूलना। जी दादा। उसने निदामत में सर झुका लिया था। खैर, तुम्हारी बाकायदा क्लास तो मैं कर लूँगा। कबीर दादा का गंभीर लहजा मुखालिफ का पत्ता पानी करने के लिए काफ़ी था। गुंडागर्दी और बदमाशी के भी कुछ उसूल ज़रूर होते हैं। इनके बारे में अड्डे पर आकर रोशनी डालूंगा। गलती हो गई दादा, माफ़ कर दे। कान पकड़े नवीद की कराहती हुई आवाज़ बुलंद हुई। बाकी भी पुकारने लगे, माफ़ कर दे दादा, एक मौका दे दे दादा, जिंदा छोड़कर मौका ही तो दे रहा हूँ, आज उन्हें माफ़ कर दे। खामोश खड़ी तनाविश ने एकदम कबीर दादा का हाथ थाम कर इल्तिजा की।
तुम बीच में दखल ना दो। कबीरदादा ने उसकी तरफ सख्त नज़रों से घूरा। मैं कह रही हूँ ना, उन्हें एक और मौका दे दे। वो मिस्र हो रही थी। उठो और दफ़ा हो जाओ। इस मर्तबा कबीरदादा तनाउश का हुक्म नहीं टाल सका था। वो चारों खड़े होकर अपनी जीप की तरफ भाग पड़े थे। तुम भी, कबीरदादा ने सनोबर को कहा, और वो भी उनके पीछे भाग पड़ा। इनके गायब होते ही उसने तनाउश से पूछा, अब चले या सुबह की अजान यही सुनना है? चले। कबीरदादा को मोहब्बत पाश नज़र से घूरती हुई वो कार की तरफ बढ़ गई। यार, तुम्हारे पास कोई और मौजू नहीं है? काशिफ राजपूत ने सामने बैठे पाशा की बात सुनते ही बेजारी जाहिर की। पाशा मिस्र हुआ, दादा आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा बोलो। काशिफ ने गोया बादिल ख्वास्ता कहा। कबीरदादा ने खुद एतराफ़ कर लिया है, अब तो आप भी मान जाइए। अच्छा, मान लिया, लेकिन मैं क्या सकता हूँ? जब कबीरदादा खुद इस मसले को हल नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो कमीनी कबीरदादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। वो तो वो ना फंसे। काशिफ राजपूत ने मुंह बनाया। शिकार कभी फंसना नहीं चाहता। शिकारी अपनी चालों और महारत को बरवेकार लाकर शिकार को अपने बस में कर लेता है। चलो मान लिया वो दोगली है और कबीरदादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। कबीरदादा ने भी तुम्हें खुली छूट दे दी है, लेकिन अब क्या लायहा अमल अपनाओगे? क्या वो लड़की तुम्हारी ऑफ़र को कबूल करते हुए एक बड़ी रकम का मुतालबा करेगी और कबीरदादा की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी, या कोठी बंगले कार वगैरह के बदले कबीरदादा की ज़िंदगी से निकलने पर तैयार हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही है, पाशा ने इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। तो अमल करो ना अपने मंसूबे पर। कबीरदादा की गैर मौजूदगी में घर चले जाओ और इससे इत्मीनान से बात कर लो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे तय और इतनी ही चालाक और तेज़ है तो आसानी से कोई ऑफ़र कबूल नहीं करना चाहेगी। जानता हूँ, इसीलिए उसे मौका दूंगा कि वो हंसी खुशी मेरी ऑफ़र कबूल कर ले। दूसरी सूरत में माँ बेटी का अदम आबाद का टिकट कटवा कर कबीरदादा को कह दूंगा कि मेरी ऑफ़र कबूल करके दोनों माँ बेटी कहीं चली गई हैं, और चूँकि निदामत की वजह से वो आपका सामना नहीं कर पा रही थी, वो इसलिए वो आपको मिलने नहीं आ सकी। यार क्यों गरीब की ज़िंदगी के पीछे पड़े हो? वो मासूम, भोली भाली और घरेलू लड़की है। ऐसी लड़कियां जिससे शादी कर ले उसकी सारी खामियों को बग़ैर किसी कराहियत के कबूल कर लेती है। इनका मकसद ज़िंदगी ही शौहर का आराम और सुकून और खिदमतगुजारी होता है। ये जो तुम्हें इसकी मक्कारियाँ और चालाकियाँ नज़र आ रही है ना, ये उसकी फितरत है। उसने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कबीरदादा का हाथ थामा, और जब हर कदम पर माशरे की ज़्यादतियों का शिकार लड़की को तहफ़्फ़ुज़ और सहारा मिला तो वो जी जान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले की खिदमत में जुट गई। अपना सब कुछ उसी को समझने लगी। और यकीन मानो, जब कोई औरत खुलूस से दिल से किसी का ख्याल रखती है, उसके काम करती है और घरेलू ज़िंदगी के मरहले में मर्द को मसरूफ़ अमल नज़र आती है, तब मर्द का दिल भी इसकी तरफ खिंचता है और उसे पाँव की जूती नहीं सर का ताज समझने लगता है। और यही कबीरदादा के साथ हुआ है, जिसे तुम इस मासूम लड़की की चालाकियाँ समझने लगे। रहने दो बेचारी को कबीरदादा के पास। बाकी गैंगस्टर्स ने भी तो शादियाँ की हुई है ना, थोड़ा अरसा तो गुजरने दो। नई नवेली दुल्हन के नखरे शौहर हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। वक्त गुजरने के साथ नई जवानी का बुखार उतरता है, मर्द संभल जाता है और उसकी पुरजोश मोहब्बत में ठहराव आ जाता है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि कोई घरेलू लड़की इतनी जल्दी कबीरदादा को अपने काबू में नहीं कर सकती। शादी को हफ्ता नहीं हुआ और कबीरदादा को इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। अगर शुरुआत में ये हालत है तो आगे चलकर जाने वो क्या गज़ब ढाए। पाशा, तुम्हारी सनकी और खुबतीपन जाने कब ख़त्म होगा। एक बार जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं दादा, वो ऐसी ही है और मैं इससे बेनकाब करके रहूँगा। अगर किसी दिन कबीरदादा को ये मालूम हो गया कि वो खुद उसे छोड़कर नहीं गई थी बल्कि पाशा ने उसे कत्ल किया था, सोचो इस वक्त क्या होगा। कबीरदादा जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं। बाकी मैं इस डायन को एक मौका दूंगा कि कबीरदादा की जान छोड़ दे। अगर उसने मेरी बात ना मानी तब मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। अच्छा, उसे कत्ल करने से पहले एक बार फिर मुझसे मशवरा कर लेना। काशिफ राजपूत ने गोया बात ख़त्म करने का ऐलान किया।
आप वादा करें कबीर दादा को ये बात नहीं बताएंगे। पाशा, तुम सिर्फ कबीर दादा के नहीं, मेरे लिए भी छोटे भाइयों जैसे हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कबीर दादा तुमसे नफरत करे। बाकी तुम एक बार कोशिश करके देख लो, हो सकता है इस वक्त तक मैं कोई मुनासिब हल सोच लूँ। यकीनन उस लड़की का कत्ल इस मसले का हल नहीं है। जब कबीर दादा के दिल में इसकी मोहब्बत का ख्याल बैठा हुआ है तो इसकी मौत कबीर दादा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ऐसे मामलों में इंसान सारी ज़िंदगी नहीं संभल पाता। शायद वो खुद को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा बैठे। इसके लिए सोच समझकर कदम उठाना होगा। आप मुझे डरा रहे हैं। पाशा हकीकतन परेशान नज़र आने लगा। डरा नहीं, समझा रहा हूँ। ठीक है दादा, मैं आपको बताकर ही ये इंतहाई कदम उठाऊँगा। पाशा ने खड़े होकर अलविदाई मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ा दिया। रात को देर तक जागने की वजह से वो सुबह ताख़ीर से जागा था। तनाउश भी नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई थी। दिन के 12 बजे कबीर दादा की आँख खुली तो उसे अपने पहलू में बेखबर सोती दिखाई दी। नींद की हालत में इसकी मासूमियत और ज़्यादा उजागर हो गई थी। उठना नहीं है, कबीर दादा ने इसके गालों को थपथपाया और वो जाग गई। नहीं, वो करवट बदलकर इसके करीब हुई। 12 बज रहे हैं मोहतरमा। तो क्या सारी रात भी तो आपने सोने नहीं दिया ना? वैसे गलत बयानी और इल्ज़ाम लगाने का कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कुदरती ही ऐसी हो? रात को 2 बजे जाकर मुझे बेआराम करने वाला कौन है? आप। खाना खिलाने के लिए होटल पर ले जाने वाला कौन है? आप। साहिल समंदर पर मुझे गोद में उठाकर वक्त ज़ाया करने वाला कौन है? आप। घर वापसी पर वो जल्दबाजी में मज़ीद कोई राज अफशा करने वाली थी कि एकदम चुप हो गई। कहो ना, खामोश क्यों हो गई हो? कबीर दादा ने उसे छेड़ा। वह हया आलूद लहजे में बोली, रहने दे। रहने क्यों दे, बात तो मुकम्मल करो। कबीर दादा को उसे छेड़ते बड़ा मज़ा आ रहा था। तंग ना करे ना, उसने ऐसे अंदाज में कहा कि कबीर दादा को मानना ही पड़ी। अच्छा, अब गप्पों का वक्त नहीं है, मुझे सच में देर हो गई है। जल्दी से उठकर कुछ खाने को लाओ। उसका संजीदा लहजा सुनकर वो सर हिलाती हुई उठी, मगर बिस्तर छोड़ने से पहले वो इसके चेहरे पर झुककर शरारत करना नहीं भूली थी। नाश्ता वगैरह करके कबीर दादा रुखसत हो गया और वो किताबें खोलकर बैठ गई। ज़ोहर की अजान सुनकर उसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और फिर पढ़ने बैठ गई। इसी वक्त राहत खाला दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। बेटी, पाशा साहब आपको मिलने आए हैं। पाशा साहब? उसने हैरानी से दोहराया। साहब जी का बहुत चहीता है, बिल्कुल उनके छोटे भाइयों की तरह है। राहत खाला ने मुख्तसर अल्फाज में पाशा का मुकम्मल तारुफ कराया। अच्छा। किताबें बंद करके उसने दुपट्टा सर पर लपेटा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, उसने गर्दन में हल्का सा खम करते हुए सोफे पर बैठे खुश शक्ल जवान को सलाम कहा। पाशा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया, मगर उसने खड़े होने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। दूसरे सोफे पर बैठकर उसने राहत खाला को चाय लाने का कहा और खुशगवार लहजे में बोली, भैया कैसे तशरीफ़ आवरी हुई है? बस यूं ही, पाशा ने कंधे उचकाए। तनाविश को देखते ही वो खुद को नर्वस सा महसूस करने लगा था। नफासत से दुपट्टा लपेटे हुए वो वाकई मासूम और भोली भाली लग रही थी। रही सही कसर उसके खुलूस भरे लहजे ने पूरी कर दी थी। इस दिन तकरीब में आपको देखा था, लेकिन कबीर ने आपका तारुफ ही नहीं कराया। उसने बेतकल्लुफ़ी से कबीर दादा का नाम लिया। पाशा हैरान रह गया था। शायद उन्होंने ज़रूरी ना समझा हो। आज तो इनसे ज़रूर झगड़ा करूँगी। ये भला क्या बात हुई कि मुझे अपने भैया ही से मुतारिफ़ ना कराया? चले, मैं खुद आ गया हूँ ना। पाशा इसके चेहरे से निगाहें हटाकर ड्राइंग रूम में लगी तस्वीरों को घूरने लगा। तनाउश के करीब आने के बाद इसे बात करना मुश्किल लग रहा था। बहुत अच्छा किया, रोज़ाना चक्कर लगा जाया करे। मेरा कोई भाई नहीं है। आपकी आमद से मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा खला पुर हो जाएगा। ये कहते हुए उसे अपने मकतूल भाई शाहनवाज़ की याद आई और उसकी आवाज़ गुलगेर हो गई। ज़रूर, पाशा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर बिखेरी। आपने शादी नहीं की भैया? मैं कबीर दादा को आज़ाद कराने आया हूँ और ये मेरी शादी कराने पर तुली है, पाशा ने दिल ही दिल में कहा, जबकि होठों से निकला, अभी तक तो नहीं हुई। ठीक है, अपने भैया के लिए मैं खुद दुल्हन ढूंढूंगी। उसने फ़ौरन मुस्तकबिल करीब के मंसूबे का ऐलान किया। उसी वक्त राहत खाला ने उनके सामने चाय के बर्तन और खाने के लवाजमात लाकर रख दिए। ठीक है खाला, भैया की चाय मैं खुद बना लूँगी। राहत खाला को प्याली को हाथ लगाता देखकर वो जल्दी से उठकर मेज़ की तरफ बढ़ गई। राहत खाला सर हिलाती हुई वापस मुड़ गई। चीनी कितनी भैया?
प्याली में गर्म दूध उंडेलते हुए उसने पूछा। 2 चम्मच चीनी मिलाकर इसने पत्ती का सैशे अंदर डाला और प्याली उसकी जानिब खसका दी। शुक्रिया, वो कोशिश के बावजूद बहन नहीं कह सका था। अपने लिए चाय की प्याली बनाकर वो दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। माजरत भैया, वक्त तो खाने का था, मैंने चाय मंगवा ली। वो दिमाग में तमहीद के अल्फाज ढूंढ रहा था। इसे मुखातिब करने पर जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, खाना मैं खाकर आया हूँ। अपने भैया को भी बता देना कि जल्दी खाना खा लिया करें, नाश्ता करके गए हैं और अब शाम को खाएंगे। मेरी तो सुनते ही नहीं है। वो मुसलसल बातें करते हुए पाशा को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो हंसा। मैंने कोई ऐसा मशवरा देकर बेइज्जत होना है क्या? आपको भी डांटते हैं? तनाउश ने हैरानी से आंखें फैलाई। नहीं, पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक ठाक पिटाई करते हैं। इसकी बात पर तनाउश की मुतरन्नुम हंसी से ड्राइंग रूम गूंज उठा था। इसका मतलब मैं यूं ही शाकी हूँ? इनकी तो फितरत ही ऐसी है। अच्छा, मैं एक ख़ास मकसद से हाजिर हुआ था बहन। बड़ी मुश्किल से बहन का लफ्ज़ मुँह से निकालते हुए उसने मतलब की बात की तरफ कदम बढ़ाए, वरना हर गुज़रते लम्हे वो इसे अच्छी से अच्छी लगती जा रही थी। इसे सचमुच लगने लगा था कि वो कोई साहिरा है और अगर इसने जल्दी मतलब की बात ना छेड़ी तो इसे मकसद से हटा देगी। इसके साथ चंद लम्हे गुजार कर वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो कबीर दादा की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या होगा अब तनाविश का? क्या पाशा उसे कबीर दादा से अलग करने में कामयाब हो जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।